जोहार जयमुल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएनटीवी। कुछ दिनों पहले ही द प्रिंट नामक जो वेब पोर्टल है उस पर एक आर्टिकल आया था। आर्टिकल प्रीति सिंह इस प्रिंट के ऑथर ने लिखा था। आर्टिकल का मुख्य आशय यह था कि कांग्रेस जो है वो ना ओबीसी आरक्षण के विरोधी है और ना ही ओबीसी विरोधी। और इसी को लेकर हमने पिछले 2-3 दिनों पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास चौधरी पटेल जी का इंटरव्यू लिया था। और उसी विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी मान्यवर कुमार काले सर है। सबसे पहले मैं एमएनटीवी पर उनका स्वागत करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना समय जो है एमएनटीवी के लिए दिया है। सर, आर्टिकल आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल के जितने भी दावे किए हैं उन सभी दावों पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके पीछे जो मंशा है आर्टिकल लिखने की उस पर हम लोग बात करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल ये है आपसे, हालांकि एक सवाल में दो सवाल है। पहला ये सवाल है कि आर्टिकल में दावा किया गया है कि पंडित नेहरू ने काका साहेब कालेलकर कमीशन, जो कि ओबीसी को आरक्षण देने के लिए जो पहला कमीशन गठन किया गया, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान है। क्या ये सही बात है या इसमें कितनी सच्चाई है? और आपकी आवाज चली गई संकेत, अभी आ रही है, जरा फिर से कहेंगे? जी, मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ। आर्टिकल में दावा किया गया है कि ओबीसी को आरक्षण देने के लिए जो पहला कमीशन बनाया गया, काका साहब कालेलकर कमीशन के नाम से उसे जाना जाता है, तो उस कमीशन के गठन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बड़ा योगदान है। उन्होंने ही इस कमीशन का गठन किया। तो क्या यह सही बात है? इसमें कितनी सच्चाई है? और उसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काका साहब कालेलकर कमीशन का गठन किया है तो फिर उसे ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया? सबसे पहले संकेत जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि एमएनटीवी पर आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से एमएनटीवी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और मैं तमाम सहयोगी संगठन और बहुजन क्रांति मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान भी करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एमएनटीवी को सब्सक्राइब किया जाए, ताकि बहुजन समाज का एक अल्टरनेट मीडिया खड़ा किया जाए। इसके लिए हम लोगों को बड़ी गंभीरता से काम करने की जरूरत है। और एमएनटीवी काफी समय से बहुजन की एक बुलंद आवाज बनकर काम कर रहा है, ये बड़ा काबिले तारीफ काम है। तो सबसे पहले मैं एमएनटीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और जिस आर्टिकल को लेकर आपने ये जो 2-3 दिन पहले माननीय विकास चौधरी जी का एक इंटरव्यू आपने लिया, काफी महत्वपूर्ण और विस्तारपूर्ण जानकारी उसमें थी। उस आर्टिकल को या उसके सवालात को शुरू करने से पहले कांग्रेस का जो चरित्र है उसके बारे में मैं कुछ बात आपके सामने कहना चाहूंगा। प्रिंट में ये आर्टिकल 8 जुलाई को छपकर आया। उससे एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के ही एक कांग्रेस के सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं कांग्रेस के यूपीए पार्ट 2 में, जितिन प्रसाद, उन्होंने 7 जुलाई को एक कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा ऐलान किया कि ब्राह्मण चेतना परिषद की माध्यम से उत्तर प्रदेश और देश भर के तमाम ब्राह्मणों को जोड़ने का, उनको उनके अंदर एकता और कांग्रेस के साथ में उनको जोड़ने के लिए एक बड़ी घोषणा उन्होंने ब्राह्मण चेतना परिषद के माध्यम से की। उनका ऐसा कहना है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है और इस एट्रोसिटी से ब्राह्मणों को बचाने के लिए संगठन की जरूरत है। और इसके लिए उन्होंने ब्राह्मण चेतना परिषद के माध्यम से ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए, उनके अंदर एकता, उनके अंदर एक तरह का विश्वास पैदा करने के लिए ये ब्राह्मण चेतना परिषद की घोषणा की। वैसे ये कोई नया संगठन नहीं है। 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान ये संगठन बनाया गया था और उस समय एक यात्रा भी शुरू की गई थी और जगह जगह पर इसके सम्मेलन भी किए गए थे। अब एक तरफ प्रीति सिंह ये दावा कर रही है कि कांग्रेस ओबीसी के लिए और आरक्षण के लिए काफी संघर्ष करती रही
और उसी तरफ कांग्रेस का ही एक सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो कांग्रेस की अपेक्स बॉडी है, उसका एक प्रतिनिधि, एक मेंबर ब्राह्मण चेतना परिषद के द्वारा ब्राह्मणों को कांग्रेस के अंदर दोबारा सक्रिय करने के लिए काम करता है। ये कांग्रेस का असली और वास्तविक चेहरा है। उस आर्टिकल में ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संगठन के द्वारा प्रियंका वाड्रा की लगाई गई और उन्होंने उसमें 5 उपाध्यक्ष बनाए, जिसमें 2 बैकवर्ड क्लास के और 1 शेड्यूल कास्ट का है। मगर 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखकर क्या कांग्रेस किसी ओबीसी नेता को सामने रखकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर रही है? ऐसा खबरों से पता चल रहा है कि जतिन प्रसाद ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा बनकर सामने रहेंगे। ये एक कांग्रेस का असली चेहरा जो है वो ये है। प्रीति सिंह ने जो लिखा, एक पत्रकारिता में भी एक हम ये कह सकते हैं कि ये पत्रकारिता प्रो कांग्रेसी पत्रकारिता है। जैसे चीयर लीडर्स होते हैं, उस तरीके से एक चीयर लीडर्स की पत्रकारिता के तौर पर इसको कहा जा सकता है कि कांग्रेस को बैकवर्ड क्लासेस का संगठन है ऐसा बताने के लिए ये लिखा गया है, मगर वास्तविकता ऐसी नहीं है। कांग्रेस के आज तक के जितने भी निर्णय हो या जो भी कांग्रेस का व्यवहार है, ये कोई बैकवर्ड क्लासेस के समर्थन वाला नहीं है। इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि जो प्रीति सिंह ने आर्टिकल में दावा किया है वो कोई कांग्रेस की अधिकृत भूमिका हो सकती है। हालांकि कुछ तथ्य उन्होंने जो कहे हैं वो भी आधे अधूरे। जो सवाल आपने कहा या उस आर्टिकल में भी वो बात है कि पहला बैकवर्ड क्लास का कमीशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू की वजह से बना, ये कोई बात जो है उसकी जो प्रो बैकवर्ड या प्रो बहुजन नहीं रहा। स्थापना से लेके आजादी तक, या हम ये कह सकते हैं कि जो तथाकथित आजादी का संघर्ष उनके द्वारा किया गया, उसमें भी ये चीज दिखाई देती है। जी। आज कमीशन की जवाहरलाल नेहरू की वजह से की गई। जवाहरलाल नेहरू की वजह से अगर ये हुआ होता तो संविधान सभा में ही ये बात लागू की गई होती। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा गया। ऐसा कहा जाता है कांग्रेस के लोगों के द्वारा कि भारत का भावी संविधान कैसे होगा, ये जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के द्वारा रखा गया था। और उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जवाहरलाल नेहरू ने बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को भी आश्वासन दिया था कि आजादी मिलने के बाद में या नया संविधान बनने के बाद उनके साथ न्याय किया जाएगा। तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने भी इस बात को माना कि भाई समाजवादी जवाहरलाल नेहरू है तो उन्होंने जो आश्वासन दिया होगा वो आजादी मिलने के बाद में पूरा होगा। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली और उसके मात्र 13 दिनों के बाद संविधान सभा की कार्रवाई जब शुरू होती है तो 28 अगस्त 1947 को जो आश्वासन जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को दिया था, वो आश्वासन पूरा करने से जवाहरलाल नेहरू ने इनकार कर दिया और वो जो एश्योरेंस दिया था वो विड्रॉ कर दिया। अब जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो बात जवाहरलाल नेहरू ने ऑन रिकॉर्ड कही थी, उसी बात को लागू करने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया, तो अगर जवाहरलाल नेहरू बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के प्रति ईमानदार होते तो वो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के साथ संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो एश्योरेंस दिया था उसी बात पर लागू रहते, कायम रहते, मगर उन्होंने वो विड्रॉ किया। इतना ही नहीं, जब आर्टिकल 16 संविधान सभा में उसकी डिस्कशन हो रहा था, डिबेट हो रहा था, मूल प्रारूप में ड्राफ्ट में वो आर्टिकल नंबर 10 था, बाद में आर्टिकल नंबर 16 हो गया। तो उसमें जब बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ से एक संशोधन उसमें किया गया और बैकवर्ड शब्द का प्रोविजन उस आर्टिकल में किया गया, तो कांग्रेस के लोगों ने बैकवर्ड शब्द के लिए भी आक्षेप किया, ऑब्जेक्शन लिया कि बाबा साहब अम्बेडकर एक नया शब्द संविधान सभा में या उस बिल में ला रहे हैं और वो बहुत सारे जो संविधान सभा के सदस्य थे इस बैकवर्ड शब्द के ऊपर उन्होंने अपना आक्षेप
वहां पर लिया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने लंबी बहस करके उसको साबित किया कि ये शब्द कितना प्रासंगिक है। तो कांग्रेस की या नेहरू की कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई कमीशन बनाए। आर्टिकल 340 जो है वो मूल संविधान सभा में जो प्रारूप बनाया गया था उसमें 301 नंबर का आर्टिकल था। उस समय में भी ये बात उठाई गई थी कि बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देना है, तो बैकवर्ड क्लास आइडेंटिफाई वो ही नहीं था और उसके लिए किसी तरीके से कोई कोशिश ना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, ना आजादी के आंदोलन के समय में ऐसी कोई बात या कोई पहल उनके द्वारा की गई थी। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर के रेजिग्नेशन की वजह से एक प्रेशर कांग्रेस की तरफ बना और उस मजबूरी में जवाहरलाल नेहरू को कालेलकर कमीशन की घोषणा करनी पड़ी। लोकसभा का पहला चुनाव होने के बाद में जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में कालेलकर कमीशन की स्थापना की। अब कालेलकर कमीशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए आर्टिकल 340 के तहत बनाया गया, मगर उसकी स्थापना करते समय ही उसके साथ ट्रांसपेरेंसी की गई थी। कालेलकर जो था ये बैकवर्ड क्लासेस के हितों के लिए कमीशन बनाया गया था, मगर वो कोई बैकवर्ड क्लासेस के हितों से नहीं थे। केवल कालेलकर ही नहीं, कमीशन के SD चौरासिया को छोड़कर जितने मेंबर थे वो सारे के सारे कमीशन की कार्य पद्धति का अगर आप देखोगे या कमीशन की रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कितना कॉन्ट्राडिक्टरी सभी सदस्यों की भूमिका थी। कालेलकर ने 31 पेज का डिसेंट नोट लिख कर दिया। इतना ही नहीं, बाकी 4 जो सदस्य दूसरे थे उन्होंने भी अपना डिसेंट नोट लिख कर दिया। तो जवाहरलाल नेहरू की मंशा इसी से पता चलती है कि वो कितने गंभीर थे कमीशन की नियुक्ति और उसके सदस्यों को चुनते समय। SD चौरासिया, शिवदयाल सिंह चौरासिया बाबा साहब अम्बेडकर के दबाव के कारण उस कमीशन के मेंबर नियुक्त हुए। कमीशन के सारे सदस्य, एक चौरासिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 सदस्यों की यह भूमिका ये थी कि बैकवर्ड क्लासेस को कमीशन के तौर पर जब कहा गया था कि रिकमेंडेशन दिया जाए उनके एम्पावरमेंट के लिए, तो काका साहब कालेलकर और बाकी 4 लोगों का यह कहना था कि पिछड़ेपन का मापदंड जाति को माना नहीं जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा जो दृष्टिकोण था ये कालेलकर कमीशन के, अगर आप रिपोर्ट पढ़ो तो उसमें दिखाई देगा। तो कालेलकर और बाकी लोग ये कहते हैं कि जाति को पिछड़ेपन का मापदंड नहीं बनाना चाहिए, बजाय उसके आर्थिक आधारों पर मतलब बैकवर्डपन का या पिछड़ेपन का, बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया डिसाइड किया जाए। अब नेहरू ने ये कमीशन बनाया, ऐसा अगर क्रेडिट कांग्रेस के लोग लेते हैं तो नेहरू ने संविधान लागू होने के उसी समय ये शुरू करना चाहिए था। कांग्रेस के पास में सदन में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, तो कोई अवरोध उनको नहीं था और ना ही किसी की तरफ से बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन को विरोध होने वाला था। मगर जब कमीशन बनने के बाद 1955 में ये रिपोर्ट बनाई गई तो 56 में, सितंबर 56 में ये रिपोर्ट पार्लियामेंट की तरफ रखा गया, मगर उसके बाद कोई डिस्कशन उसके ऊपर नहीं किया गया और ये एक बड़ी साजिश जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही की गई। कांग्रेस के लोग झूठा प्रोपेगेंडा करने में माहिर है और झूठ का पुलिंदा बनाकर ये थ्योरी रखने का काम ये कर रहे हैं कि जैसे ये कमीशन बैकवर्ड क्लासेस का बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से नहीं तो नेहरू की वजह से आया। ये कांग्रेस की एक पॉपुलर थ्योरी है, वो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के अंदर ये प्रचार करती रही कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम संविधान सभा में गांधी ने ही भेजा था। ये जो थ्योरी जैसे कांग्रेस के लोगों के द्वारा रखी जाती है कि जब संविधान लिखने की बारी आई फिर सारे लोग वकीलों को ढूंढ रहे थे तो गांधी ने कहा बाहर जाने की क्या जरूरत है, बाबा साहब जैसे इतना बड़ा संविधान तज्ञ हमारे पास है, उन्हीं की जिम्मेदारी लगा देते हैं। ये जो थ्योरी कांग्रेस ने प्रचार में लाई है, इसी तरीके से ये थ्योरी है जो ये कहती है कि कांग्रेस ने ही बैकवर्ड क्लासेस का या जवाहरलाल नेहरू का के द्वारा ये कमीशन बनाया। नेहरू की कोई मंशा नहीं थी बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को देने की। हाँ जी, अब उसे ठंडे बस्ते में क्यों रखा, ये भी एक सवाल बनता है। अगर मान लिया जाए कि नेहरू कांग्रेस ने या नेहरू ने ये किया तो उसको लागू क्यों नहीं किया? लागू ना करने का मेन कारण जो था कि
कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, रिजर्वेशन का जो मामला था, अगर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिजर्वेशन दिया गया होता तो SC ST का पहले से 22.5% था। कालेलकर ने तो कैटेगरी वाइज, ग्रेड वाइज रिजर्वेशन का कंसेप्ट रखा था। 33% से लेके 40% और 25% तक का उन्होंने अलग अलग ग्रेड के लिए रिजर्वेशन का परसेंटेज रिकमेंड किया था। एजुकेशन में तो संख्या के ज्यादा रिप्रेजेंटेशन की बात उन्होंने कही थी। अगर ये सारा बैकवर्ड क्लासेस का रिपोर्ट अगर लागू किया गया होता, कालेलकर के कमीशन में तो ऐसे बहुत सारी कमियां खामियां थी, मगर जो भी उसके रिकमेंडेशन थे अगर उसको लागू किया गया होता तो क्या होता। ये राजेंद्र प्रसाद का जो स्टेटमेंट है, इससे हमको समझने में आएगा, जब ये कमीशन की रिपोर्ट राजेंद्र प्रसाद के पास जाती है, राजेंद्र प्रसाद ये कहते हैं कि ये तो डेथ वारंट है हमारा। अगर ये डेथ वारंट उसको राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जो ब्यूरोक्रेसी पर ब्राह्मणों का जो कब्जा बना हुआ था, अगर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को कालेलकर कमीशन के आधार पर रिजर्वेशन लागू किया गया होता तो ये जो आजादी के नाम पर जो कब्जा ब्राह्मणों ने किया था, वो कमीशन की रिपोर्ट लागू होकर बैकवर्ड क्लासेस के सर्विसेज में परसेंटेज बढ़ जाता। स्वाभाविक है कि उन लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण प्रशासन पर बैकवर्ड लोगों का नियंत्रण आता। ये सारा जवाहरलाल नेहरू चूंकि एक राजनेता थे, उनके पास ये सारा आकलन करने की दृष्टि थी, तो उन्होंने देखा कि अगर ये कमीशन लागू होता है तो हमारा तो सारा जो कब्जा हमने किया हुआ है इस पर का नियंत्रण टूट जाएगा, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की।